आंदोलन होता है, ये कुछ कठोर कानून बना के उस आंदोलन को दबा देते थे। समझ में आया? इसके बारे में मैंने कल भी जिक्र करा था। एक बनाया था इन्होंने मार्शल लॉ। मार्शल लॉ एक ऐसा कानून था जो सर जॉन मार्शल ने बनाया था, अंग्रेज अधिकारी था, और इस कानून के तहत उसने प्रत्येक अंग्रेज यानी कि अंग्रेज सेनाओं को तो अधिकार दिया था, अंग्रेज सिपाही को तो अधिकार दिया ही था, इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रत्येक अंग्रेज को अधिकार दे दिया था कि अगर कोई भारतीय लोग तुम्हें आंदोलन करते हुए दिखे, उन्हें तुम गोली मार सकते हो। तो इस आंदोलन का उन्होंने बहुत दुरुपयोग करा। अब जिसकी जहां दुश्मनी थी उन्होंने उसका उपयोग कर लिया। समझ में आया? अब मान लो किसी अंग्रेज ने किसी दिन ज्यादा लगा ली, एक दो पेग ज्यादा हो गए, और वो रास्ते में आ रहा, उसके हाथ में बंदूक, कोई भारतीय दिख गया, उसको बोलते हैं चल नाच नाच बसंती नाच। अब वहां पर कोई कह रहा अगर दूर से कि नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो बसंती रुक भाई, पर वो उधर तो ऊपर खड़ा बंदूक लेके, उसने कह दिया नाच भाई, आज डांस देखने के मूड में, तो आपको भले डांस समझ आओ, नाच नहीं पड़े, वरना वो तो उड़ा दे, क्योंकि उसको तो, और उसके पास तो फिर प्रूफ भी है, वो कहते करके भाई ये तो रात में उग्रवादी आंदोलन कर रहा था, मैंने निपटा दिया। तो कुल मिला के ये तो एक मैंने कहानी समझाई, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करा इस तरह से। एक और उन्होंने फिर कुछ आंदोलन उठने लग गए, एक और प्रकट हुआ सिडनी रोलेट, और इसने भी एक अधिक कानून बना दिया, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ये ऐसा कानून बना दिया इसने कि जो भी भारतीय आंदोलन, ये थोड़ा सा इसकी अपेक्षा थोड़ा सा हल्का है, मार्शल लॉ ज्यादा झगड़ा था, ये थोड़ा नॉर्मल है कि अगर कोई भारतीय आंदोलन करता हुआ दिखे तो ना अपील, ना दलील, ना वकील, सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दो। तो इससे भी लोगों का शोषण बहुत हुआ, बहुत ज्यादा शोषण हुआ। जैसे किसी की सगाइयां टूट गई भाई, कोई व्यक्ति गलती से उस आंदोलन से गुजर रहा और पता चला कि उसके घर मेहमान बैठे थे, उसके छोरे की सगाई करने आए थे, और आंदोलन के दौरान वो हो गया गिरफ्तार, 2 साल में छूटा। 2 साल बाद पूछा कि भाई तू कैसे यहाँ, तो वही बता देगा ऐसे जैसे सब आए, मैं तो निकल रहा था भाई दूध लेके, तुमने पकड़ लिया मेरे को। तो कुल मिला के इन आंदोलन का दुरुपयोग हुआ किस समय, जब भारतीय लोग आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे विद्रोह हमने देखे। अब हम बात करते हैं कुछ भारत के कुछ ऐसे क्षेत्रों की जहां पर आंदोलन थोड़ा उग्र रूप लेता है। ठीक है, इसी बीच में थोड़ा आपको एक जिक्र करता हूं महात्मा गांधी के बारे में। गांधी जी लगभग 1893 में ये पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। इनके जो पिताजी हैं वो गुजरात के, वहां के जो राव थे उनके यहाँ पर एक तरह से पादरी का काम करते थे, वहां पर एक तरह से वो उसमें नौकरी करते थे। अब ये भी चाहते थे कि वहां पर अगर नौकरी करनी है तो आपको थोड़ी एक्सपर्ट होना चाहिए, वकालत आनी चाहिए। तो इनको वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा था। अब ये दक्षिण अफ्रीका में रहे काफी दिन तक। वहां पर भी रंगभेद के विरुद्ध ज्यादा भेदभाव किया जाता, मतलब भारतीय लोगों को वहां पर ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, उनके साथ भेदभाव किया जाता। तो वहां पर भी इन्होंने कुछ आंदोलन करे थे। उसके बाद गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आ गए। अब देखो ये जब भारत आए तब इनको कोई जानता नहीं है, अभी तो ये आए हैं, ठीक है, अभी कोई नहीं जानता है इनको। उसी दौरान क्या होता है कि एक गांव है चंपारण, इस चंपारण की कुछ घटना है। चंपारण में क्या हो रहा था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं इन किसानों पर लगान वसूल करते हैं, और लगान भी एक टाइप का नहीं, बहुत सारे टाइप के, कम से कम 42 टाइप का टैक्स लेते हैं। जब मोड़ आया टैक्स, ये लगान दो, वो दो, किसान उनसे एक तो बहुत दुखी हो गए। दूसरे बात करते हैं कि किसान को अपनी जमीन पर 10 से 15% जमीन पर नील की खेती करनी होती,
किसानों को नील की खेती करनी पड़ेगी, ऐसा अंग्रेजों ने उनको बोला था कि यहाँ पर प्रत्येक किसान अपनी जमीन पर 10 से 15% नील की खेती करेगा। किसान को दूसरी फसल बोला था, खाद्यान्न फसल, वाणिज्य फसल बोलने की इच्छा थी, पर अंग्रेजों ने उनको ये नियम बना दिया था कि भाई आपको करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई वो नील की खेती क्यों करना नहीं चाहते, उनकी मर्जी, उनका खेत। दूसरी बात कि नील की खेती करने से उनको होता था चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम होती, अब वो नहीं करना चाहते चर्म रोग की वजह से। तो किसान नहीं करना चाहते और अंग्रेज चाहते कि तुम नील की खेती करो। और ये जो एक तरह से खेती होती थी नील की, और ये जो नील है इससे बनता था रंग, और इनके कपड़े रंगने के काम में आता है। तो वो उनको जरूरत थी नील की, तो वो किसानों से करवाना चाहते। अभी किसान दुखी हो गए, किसान दुखी हो गए तो किसान क्या करे, वहां का एक राजा था उनका प्रमुख, तो सारे किसान उसके पास गए। राजकुमार शुक्ल, ये एक बड़ा बड़ा किसान है, राजकुमार शुक्ल, इसके पास सारे किसान गए कि यार आप कुछ करो। तो इसने उन किसानों के साथ मिलकर छोटा मोटा आंदोलन करा, लेकिन अंग्रेजों ने इसको दबा दिया, क्योंकि छोटा मोटा आंदोलन चलेगा ही नहीं अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों की फौज तगड़ी। तो अंग्रेजों की नहीं चली, यहाँ पर इनकी नहीं चली, ये आंदोलन असफल हो गया। अब ये करे तो क्या करे, इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बात को कांग्रेस तक पहुंचाऊं। उस समय कांग्रेस की ही चलती, ट्रकों की चलती थी उस समय, ट्रक नहीं थे, कांग्रेस की चलती, क्योंकि एक ही पार्टी दबंग थी। अब उस समय क्या हुआ कि लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। अधिवेशन यानी पार्टी की साल में एक या दो बार बड़ी मीटिंग होती थी, जिसको अधिवेशन कहते हैं, एक तरह से सम्मेलन टाइप। उस मीटिंग में सारे बड़े बड़े नेता सब आते थे। इसके अलावा जितने भी जागीरदार है, जो राजा, भारत के रियासतों के राजा, उनको भी बुलाते थे, और उस पर देश के विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, देश में कैसे विकास करना, क्या करना, ऐसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होती थी। तो जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो इसने सोचा कि राजकुमार शुक्ल ने कि मैं उस अधिवेशन में जाकर कांग्रेस के सामने मेरी समस्या रखूंगा, शायद वो कुछ करे। तो यहां पर इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल आते हैं, सारे लोग आए, सारे नेता आए, सारे बैठे कुर्सियों पर, वो भी बैठे, फ्री में नाश्ता कर रहे हैं, आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सम्मेलन चल रहा था, सम्मेलन जान रहे हो ना, एक तरह से बिगेट प्रोग्राम, जहां पर सभी अतिथि, वो सम्मेलन नहीं जैसे शादी वाला, तुम समझो कि वो शिवराज जी करवाते हैं लाडली लक्ष्मी योजना में शादियां, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर सारे बैठे, सारे नेता बैठे, सब इधर भी बैठे, उधर भी बैठे। इन नेताओं के बीच में ये राजकुमार शुक्ल भी जाके बैठा बेचारा कि मैं भी अपनी बात कहूंगा। अब यहाँ पर ये सारे इस मंच पर सारे नेता एक एक करके यहाँ पर आके भाषण दे रहे। जैसा कि तुमने देखा होगा तुम्हारे स्कूल में जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को नए नए नेता प्रकट होके आ जाते, फिर वो भाषण देते अपने अपने तरीके से, है ना, कि तुम्हारे स्कूल में 4 चांद लगा देंगे, कहीं पेड़ तो कहीं गुलाब लगा देंगे। हाँ, गुलाब का नाम सुन के मुस्कुराहट खा रहे तो ऐसे वो सारे भाषण दे रहे कि देश में 4 चांद लगा देंगे, गली गली में गुलाब लगा देंगे। तो यहाँ पर सारे भाषण दे रहे, इसी में से एक व्यक्ति आया और वो भाषण देता है, बहुत तगड़े भाषण, किसानों की स्थिति को लेकर के। हमारे देश में किसान की स्थिति ऐसी है, लगा लिया जाता, बेचारों को ऐसा रखा जाता, बेरोजगार युवाओं के ऊपर भाषण देता है, गरीब लोगों के ऊपर भाषण देता है। उन सारे भाषण देने के बाद ये जो राजकुमार शुक्ल है इंप्रेस हो जाता है कि यार आदमी तो ये कर रहा है, भाषण देने वाला तो सब। तो ये बोलता है कि भाई किसानों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, इनके खिलाफ बोलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, ऐसा सब बोलता है। तो ये जो आया था जिस काम के लिए, ये तो बोल जाता है कि यहाँ कांग्रेस को नहीं देना प्रॉब्लम, समस्या, इसी व्यक्ति के पास चलो। तो राजकुमार शुक्ल जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है और इसके पास जाता है और इसको बोलता है कि श्रीमान आप कौन, आपको मैंने कभी देखा नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हो। इसने कहा मैं दक्षिण अफ्रीका सीख के आया बोलना, ऐसे अच्छा नहीं बोलने लग गया। तो उसने पूछा कि तू कौन, कि मैं
चंपारण का एक किसान हूँ। माय नेम इज राजकुमार शुक्ला। इसने पूछा कि माय नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी। अरे मर जाओ। तो ये फिर उसने कहा तू तो गांधी नहीं, तू तो आंधी है दादा, किस दिन में है तू? आपने जो बड़ी बड़ी बातें कही मेरे को पसंद आ गई, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। जो तुम कह रहे ना कि किसानों को लेकर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आप हमारे वहां चलो, वहां किसानों की एक से बड़ी बड़ी समस्या है। और अभी आपने कहा कि समाधान हो सकता है, तो आप चलो और समाधान करवा दो हमारे। तो गांधी जी फंस गए। अभी ये यंग है, वो बाल वाले, वो मत समझना चाहिए। अभी तो एकदम लेटेस्ट। अब वो फंस गए, वो बोले यार ये क्या फंस गया, जिसने इन्होंने कुछ आनाकानी करी कि नहीं यार अभी थोड़ा समय नहीं है, मैं कुछ और प्रोग्राम में बिजी हूँ। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ, आप जहां प्रोग्राम करो जब तो फ्री होंगे। तो वो एक जिद्दी इनकी जिद पकड़ ली। ये जहां जाते साथ साथ चलो हमारे वहां। गांधी जी जैसे जैसे उसको तरकाते कि भाई ठीक है कुछ समय और चाहिए मुझे, मैं आऊंगा, तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं तेरे आऊंगा। उसने कहा शीशा हो या दिल टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो वो जिद पकड़ने के साथ ही जहां गांधी जी जाए वहां चला जाए, जहां जाए वहां चला जाए। आखिर में गांधी जी को मानना ही पड़ा और हार कर उनके साथ गांधी जी आए चंपारण। चंपारण आके उन्होंने देखा वास्तव में किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब, उन पर टैक्स अलग लग रहे, नील की खेती की समस्या। तो गांधी जी यहाँ पर क्या करते हैं, उन सब जब बाहर से आए, राजकुमार शुक्ल लेके आए, तो किसान भी इकट्ठे हो गए और उनको समझाया कि भाई अपन करते हैं यहाँ पर आंदोलन। तो गांधी जी यहाँ पर आंदोलन करते हैं 1917 में चंपारण में। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा। सब बैठ गए धरने पर और अंग्रेजों को खबर पहुंचाई कि आप इन किसानों की या तो मांगों को पूरा कर लो, अन्यथा मैं यहां पर चलाने वाला हूं सत्याग्रह। अब अंग्रेज डर गए, यार ये क्या आइटम है, ये कौन सा बम लाया सत्याग्रह जो यहां पर चला देगा। खुली छूट दी, ओपन चैलेंज कि या तो आप किसानों की मांग को पूरी करो, अन्यथा मैं यहां पर चला दूंगा सत्याग्रह। अब ये जो सत्याग्रह शब्द है पहली बार गांधी जी ने यहां पर चंपारण आंदोलन में किया था। अंग्रेज बेचारे समझ नहीं पाए कि सत्याग्रह है आखिर क्या है, मिसाइल पता नहीं कौन सी मिसाइल है, निपटा देगा हमें। तो इससे प्रेरित होकर अंग्रेज मान जाते हैं कि यार ये पता नहीं कुछ कर देगा उल्टा सुल्टा, पता नहीं कौन सा सत्याग्रह चला देगा। तो अंग्रेज इनकी बात मान लेता है और यहाँ पर कानून अंग्रेज किसानों को जो राहत दे देता है। अब उन लोगों के दिमाग में छा गया कि वास्तव में ये गांधी नहीं, ये तो आंधी है यार, हम इतने दिन के कुछ कर रहे कुछ हुआ ही नहीं और इनकी बात मान ली। अच्छा, सत्याग्रह शब्द का मतलब जानते हो? सत्य के लिए आग्रह करना, निवेदन करना। अगर एक गाल पर कोई मारे तो दूसरे सामने करना। आप कसम खा के बताओ, अगर अंग्रेजों को पता होता कि इसका मतलब ये है तो मानते, वो समझ नहीं पाएगा, मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सफल हो गया, यहाँ से गांधी जी फेमस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर फेमस होने के बाद जब आदमी एक बार अगर जैसे कोई बॉलर एक विकेट मिल जाता है तो फॉर्म में आ जाता है, दूसरा भी उसको बहुत जल्दी मिलता है। उसी प्रकार कोई प्लेयर शतक लगा दिया तो फिर वो फॉर्म में रहता है, 2-3 मैच में 1-2 शतक और लगाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्म में आ गए। अब ये किसी से अवेरा से रुके ही नहीं, 2-2 जने मोमरे को रोक के नहीं रुके। अब ये फॉर्म में फिर उसी से अब देखो ये चल ही रहा है। अहमदाबाद में मजदूरों का प्रॉब्लम थी, वहां पर चले गए मजदूर भी, वहां पर भी उन्होंने आंदोलन करा। तो इस तरह से उनके आंदोलन चलते रहे। गुजरात में, अब गुजरात के अंदर वहां पर एक खेड़ा जिला है। खेड़ा मतलब अपने यहाँ से छोटा गांव होता है ना, वहां जिला है खेड़ा।
छोटा मोटा ना समझना है। यहाँ पर भी किसानों की यही समस्या थी लगान को लेकर। अब बंदा गांव में वहां पहुंच गया, क्या समस्या इधर आओ तो से वहां पर भी फिर अंग्रेजों को बोलता है कि अगर ये इन किसानों को लगान मुक्त नहीं करा तो मैं अब फिर चला दूंगा। सही तैयार कर तो किसान अंग्रेज दुखी हो गए, यार ये कौन सा आइटम लेके आया यार, जहां पे वहां चला गया। यहाँ पर भी सक्सेस हो गया। अब सक्सेस हो गया तो लोगों को लगने लगा कि यार ये तो बहुत चमत्कारी व्यक्ति है, मतलब अंग्रेज इसके सामने झुक जाते। तो यहां से इसको कुछ लोग गांधी बाबा कहने लगे, ये तो बाबा जी है, ऐसे बहुत देते हैं सीधा निवारण। तो मतलब यहाँ से गांधी कोई गांधी बाबा कह रहे, कुछ इनके बारे में कुछ अफवाहें भी उड़ने लग गई। अगर गांधी जी के बारे में अगर कुछ उल्टा सीधा बोलोगे ना तो किसानों की फसलें नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा किसान। तो लोग इनसे डरने भी लग गए, तो तगड़ा इंसान है। तो यहाँ ये फेमस हो गया। इसको भी अभी प्रकट आ जाए। चली रहा है इनका सिलसिला। उसी समय क्या होता है कि लोग आंदोलन थोड़ा जैसे जैसे इनको सफलता मिल रही ना, ये आंदोलन को थोड़ा बड़ा रूप देते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि ये जो रोलेट एक्ट है इसके तहत बहुत सारे जो नेता हैं वो जेल में बंद है, क्योंकि इसमें क्या था, ना अपील ना दलील ना वकील, सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब जो आंदोलन करने वाले खास खास नेता थे, अंग्रेज भी चालाक, यानी कि फौज के राड़ों को जेल में बंद कर दिया। बारात सुनी भाई, कोई बारात से दूल्हे कोई जेल में डालते तो फिर बारात से जाएगी। ऐसे उन्होंने जो जो नेता थे, जो जो दूल्हा बन के आए थे, उन सब दूल्हों को भेज दिया हनीमून पे। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक उत्सव आता है अमृतसर में। अब ये जो अमृतसर है पंजाब में, अमृतसर में एक स्थान है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग देखो, जहां चली थी गोलियां। जलियांवाला बाग में क्या हुआ, प्रतिवर्ष मेला लगता था यहाँ पर, और मेला लगता वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के, जैसे अपने यहाँ मेला लगता है ना पौष दशमी को, नागेश्वर पार्श्वनाथ जयंती रहती है उस दिन, इसलिए उस दिन यहाँ पर मेला आयोजित होता है। इसी प्रकार यहाँ अमृतसर में वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है। और जैसे मेला यहाँ लगता है तो आसपास के सब लोग आ जाते हैं। सेम वहां पर भी क्या हुआ, उस जलियांवाला बाग में आसपास के सब लोग आए हुए थे मेला देखने के लिए। अब इस जो बाग बना हुआ है इसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। जहां पर ये बाग है ना उसके 4 दरवाजे हैं, और बड़ा स्थान है ये जहां पर अच्छा मेला चल रहा, मेला एकदम चरम सीमा पर चल रहा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऐसे पब्लिक प्लेस होते हैं ना, जहां पर कोई संभावना होती है कि भाई यहाँ लोग कुछ उग्रवादी गतिविधियां कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वहां पर कुछ धाराएं लगा देते हैं। तो उसी समय इस मेले में शांति बनी रहे, इसलिए इस मार्शल लॉ यहाँ पर एक लागू कर दिया था। मार्शल लॉ पहले से लागू कर दिया था कि अगर इस मेले में अगर कोई आंदोलन करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। अब ये लागू तो कर दिया, पर पहले इतना कोई व्हाट्सएप तो था ही नहीं लोगों के पास कि तुरंत मैसेज आ जाए कि मेले में एक। अब लोग अनपढ़ बेचारे, उनको कौन बताएगा कि भाई यहाँ एक्ट लग रहा, तुम्हें चुपचाप रहना है। पर उन्होंने, अंग्रेजों ने यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए वो लागू कर दिया था। अब क्या हुआ कि मेला एकदम चरम सीमा पर चल रहा। चरम सीमा जानते हो ना, एक टाइम आता है जैसे सुबह से एक टाइम आता है 20 दिन का टाइम, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। फिर धीरे धीरे शाम होती है, लोग घर जाने लगते हैं। चरम सीमा यानी कि वो पॉइंट जहां पर एकदम, तो उस चरम सीमा पर मेला
चल रहा था तभी कुछ लोगों उसमें से जिन जिन के नेता जेल में बंद थे उनको छुड़ाने के लिए उस मेले में नारे लगाने लगे। आई बात समझे? तो क्या करने लगे? नारे लगाने लगे। अब नारे लगाने लगे उस मेले में, तभी जनरल डायर, वैसे तो ये है कायर पर इसका नाम था जनरल डायर। ये अपने सेनाओं की टुकड़ी लेकर यहां पर आ गया। यहां पर आने के बाद सबसे पहले तो इसने कहा दरवाजे बंद करो, इनको नारे लगा दे। दरवाजे बंद करने के बाद इसके जो सैनिक थे उनको आदेश दिया कि फायर, गोली चलाओ। तो यहाँ पर उन सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दी। अब इस भीड़ में सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों की हत्याएं की गई थी। तो ये जो घटना है, ये घटना देश में बहुत भयानक तरीके से फैली कि अंग्रेजों ने ऐसे बेचारे निर्दोष लोगों को मारा। ठीक है, तो ये घटना ऐसी चलती रही। ये घटना चली तो ये पूरे देश में फैली एकदम आग की तरफ कि ये, और ये सारी जो घटना हुई थी ये 13 अप्रैल को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी जलियांवाला बाग में। अब ये इस घटना गांधी जी फॉर्म में थे, उन्होंने कहा कि यार अब तो चलाना ही पड़ेगा इनके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर इस घटना से दुखी होकर गांधी जी फिर चलाते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। इसका मतलब ये कि अब कोई भी भारतीय इनका अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करेगा। अब बहिष्कार शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनाने से मना कर देना, यानी कि आपको कोई रिक्वेस्ट सेंड करे तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना। समझ में आई? आप इसे डिजिटल में समझते हो क्या? हाँ कर रहे, हाँ कौन सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट? कोई नहीं करेगा। तो बहिष्कार का मतलब उनकी चीजें जो थी उनको स्वीकार नहीं करना, उनका बहिष्कार करना। इसमें ऐसे में क्या करा उन्होंने कि अंग्रेजी चीजों को उन्होंने रोड पर लाकर फेंक दिया। जैसे अंग्रेजी कपड़े, तो उनको रोड पे चौराहे पे लाके जला दिया, गोली जला दिया। अंग्रेजी कोई बर्तन है, उनको रोड पर फेंक दिया। समझ में आई कुछ बात? तुम्हारे दिमाग में कि ऐसे फेंकते क्यों होंगे? अब सुनो, किसी को परेशान करना हो तो क्या करेंगे भाई? मान लो अंग्रेजों के बनाए हुए कुछ सामने इंग्रेज पड़े हैं, अब उनको पता होता है कि अंग्रेज इस समय यहाँ से निकलेंगे, तो जिस समय वो निकलते उठा के रोड पर फेंक दिए, वो चले गए, उठा के ले बस हमें तो उनको बताना कि हम तुम्हारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भाई किसी को परेशान करना हो तो क्या है ये है ना, मतलब मान लो आप 1 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, लात तो मार ही सकते। तो वही सब सारी चीजें, तो यही ऐसे बहिष्कार कर रहे हैं। उनके कुछ कपड़े हैं, पुराने कपड़े देख लिए जो यूज में नहीं है, उनको लाके चौराहे पे रख दिया, और जैसे ही उनका निकलना हुआ उन पे आग लगा दी, गोली लगा दी, ताकि उनको परेशान करना कि ये लोग मतलब परेशान होकर चले जाए भारत छोड़ को, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। समझ में आई कुछ बात? तो कुल मिला के उनको पता नहीं चलना चाहिए। जैसे तुम्हारे साथ कई बार स्कूल या जहां पर तुम रहते हो वहां पर भी होता है, यानी कि जिसको तुम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो तो पूरा कर रहे हो पर उसको पता नहीं चलने दे रहे। मतलब वो निकल रहे थे कहीं होटल में जाके बैठ गए चुपचाप, देख उनको रहे, हर जगह उन पे हर चीज पर नजर रख रहे, पर उनको पता नहीं चलना चाहिए, फॉलो तो कर रहे। वही चीज तो इनको क्या कर रहे, बहिष्कार। उसी प्रकार जो विद्यार्थी थे उन्होंने कॉलेज को त्याग दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था, उनके तो और मजा, छुट्टी मना ली, पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिए, अंग्रेजी शिक्षा नहीं पढ़े लेंगे। वैसे जिन लोगों को उपाधियां, अंग्रेज क्या करते, उपाधियां देते, सम्मानित पुरस्कार, तो उन साहित्यकारों जैसे जिनको पद्मश्री पद्म भूषण के जो पुरस्कार मिले थे उन्होंने लौटा दी, उपाधियां लौटा दी। किसको कोई पदवी दे रखी थी, सर की उपाधि दे रखी, उन्होंने लौटा दी। ऐसे उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को चलाया।
उसी बीच एक चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। कब चला था? 1814 से 1819 के बीच में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गलत लिख दिया मैंने, 1900 लिखना था। बहुत बढ़िया। तो ये जब विश्व युद्ध चल रहा था, मतलब बोल नहीं रहे, चुपचाप देख रहे। हाँ, तो ये जब युद्ध चल रहा था उस समय क्या हो रहा था कि भारत से सैनिक वहां ले जा रहे थे। अब जब सैनिक ले जा रहे थे तो इसमें जो भारत के कुछ मुस्लिम सैनिक है वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इनका जो युद्ध चल रहा था वो तुर्की के खिलाफ चल रहा था। तुर्की के खिलाफ चल रहा था। समझ में आया तुर्की का नाम कैसे पड़ा? नहीं पड़ा? हो सकता है कि वहां कोई अपने भारतीय लोग गए हो और मम्मी ने सब्जी बनाई हो और बेटे ने पूछा हो क्या सब्जी खाई की, तो उसने कहा तुर्की, तब इसका नाम ऐसे नहीं पड़ा, पर समझ लो ऐसे पड़ा। तो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था किसका? अंग्रेजों का युद्ध चल रहा उनसे। तो ये भारत से क्या ले जा रहे? सैनिक। तो ये जो तुर्की है, तुर्की का जो जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, अलग अलग देशों में जो पद होते हैं उनको अलग अलग, जिसके जैसे कहीं जार होता है, कहीं अलग अलग। तो वहां जो तुर्की का जो प्रधान होता है ना उसको बोलते हैं खलीफा। हमारे यहाँ तो खलीफा हास्यप्रद रहते, खलीफा वाले को लाएगा। तो खलीफा वो तो बड़ा पद है हो, इसको तुम समझते हो, भले इसको कुछ समझते हो या इसको कुछ भी नहीं समझते हो, पर खलीफा एक बहुत बड़ा इनका पद है। इनके धर्म गुरु हैं, मुस्लिम लोगों के सम्मानीय गुरु हैं। तो यहां से जब ये सैनिक को ले जा रहे थे तब अंग्रेजों ने, देवेंद्र, तब अंग्रेजों ने क्या करा? इन मुस्लिम सैनिकों से ये प्रॉमिस करा था कि हम इसके खिलाफ युद्ध तो करेंगे, पर जो तुम्हारा खलीफा है उसके साथ हम कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, उसको सम्मान के साथ जो भी होगा, पर हम उसका साथ बुरा नहीं करेंगे, हमारा युद्ध है, हम युद्ध करेंगे। तो यहां से सैनिक गए अंग्रेजों के कहने पर। उसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध में इन्होंने क्या करा? तुर्की को तो हराया और तो ठीक है, पर खलीफा के साथ में बुरा व्यवहार करा, उसको अपनी सत्ता से हटा दिया, भगाया अलग। तो इन लोगों को भारत में बुरा लगा कि यार हमारे खलीफा के साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं करा। तो यहां पर जो मुस्लिम दो भाई थे, मोहम्मद अली और एक शौकत अली, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। उन दोनों भाइयों ने मिलकर भारत में आंदोलन चलाया जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ये जो खिलाफत आंदोलन है ये चला था 1919 से 20। खिलाफत आंदोलन उन्होंने चलाया। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि अपना जो आंदोलन है ये थोड़ा और बड़ा हो जाए, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में भी भाग लिया, खिलाफत आंदोलन में, और इनका साथ दिया कि इनकी जो मांग है वो जायज है, भाई गलत करा हमने। गांधी जी की ये मंशा थी कि अगर हम ये आंदोलन चला रहे, अगर ये दोनों मिल जाएंगे, हम हिंदू और मुस्लिम, तो आंदोलन ज्यादा व्यापक हो जाएगा, अंग्रेजों को और बड़ी टक्कर दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का भी हिस्सा बने थे। ये जो चीजें बता रहा हूं ना सब याद रखनी है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन उसका हिस्सा कब बने थे, तो वो 20 में बने थे, ठीक है। आंदोलन तो 19 में ही चला था, लेकिन वो बाद में उसमें जुड़ गए थे। असहयोग आंदोलन चल रहा है। असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है बहिष्कार। इसमें बहिष्कार किया गया, तो आपको इसमें लिखना, जैसे विद्यार्थियों ने कॉलेज और स्कूल का बहिष्कार किया, उसी प्रकार लोगों ने उनकी वस्तु, अंग्रेजों के द्वारा जो वस्तु बनाई जाती थी, घरेलू सामान, कपड़े, उनकी चौराहे पर लाकर गोलियां जला दी। उसी प्रकार किन्हीं साहित्यकारों को जो पुरस्कार मिले थे, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, इन उपाधियों को लौटा दिया।
किसी को जो उपाधियां दे रखी थी उनको लौटा दिया। इस तरह से अंग्रेजी सत्ता का बहिष्कार किया। कुल कहने का मतलब ये कि इनकी चीजों का जब हम बहिष्कार करेंगे, हम यूज ही नहीं करेंगे, इनकी चीजें खरीदेंगे ही नहीं, तो ये लोग फिर परेशान होकर चले जाएंगे। क्योंकि वो रह क्यों रहे थे? व्यापार करने के लिए मूल रूप से। तो उनका व्यापार ठप हो जाएगा तो चले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या करा? भारतीय वस्तुओं को ज्यादा प्रोत्साहन दिया, भारत की वस्तु खरीदो, और भारत की वस्तु को फिर ये उसके ऊपर ये लोगो लगाने लगे। लोगो का मतलब उसके ऊपर चित्र लगाने लग गए हिंदू देवी देवताओं का। जब से आप कोई चीज खरीदते उसके ऊपर फोटो आती है किसी फेमस प्रतिष्ठित व्यक्ति का। जैसे आप कोई तेल खरीदने गए, नवरत्न अमिताभ बच्चन का चित्र देख के खरीद के लिए। अब बहुत सारे बेचारे अनपढ़ है ना, वो तो टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं। अब एडवर्टाइज देखने के बाद वो जाएंगे दुकान पर, गाँव जैसे। अब उनको नाम तो याद नहीं, पर वो क्या करेंगे? दुकान के वहां बार बार घूमेंगे, है ना, बार बार घूमेंगे और उसमें देखेंगे कांच में। आखिर में दुकानदार हार कर बोली देगा, भाई क्या चाहिए? अरे कहीं नहीं चाहिए यार, देख रहे तुमने। फिर अगर उसको कांच में दिख भी गया वो चीज, तो बोल देगा वो दे दे। दुकानदार बोलेगा क्या? अरे वो आई थोड़ा थोड़ा आई। फिर वो निकाल के देगा शाहरुख खान का फोटो वाला ठंडा ठंडा नवरत्न पाउडर, फिर वो लेके आएगा। ठीक है, तो ये फोटो लगाने की जो सिलसिला है वो यहाँ से चली गई कि भारतीय जो वस्तु है उन पर भारतीय देवी देवताओं की फोटो वगैरह लगाने लगे, ताकि व्यक्ति जब खरीदने जाए तो उसको पता चल जाए कि ये भारत की चीज है। क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था कि मेड इन इंडिया, उनको तो चीज दिखी वो लेके आते थे। पर भारतीय लोग उद्योग धंधों को ज्यादा प्रोत्साहन मिले, हम भारत की वस्तु खरीद ले, तो लोगों को समझाने के लिए उस पर इन्होंने उनके फोटो लगाना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से भारतीय वस्तु को प्रोत्साहन मिला। तो ये सिलसिला चला असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब ये चलेगा। अब यहाँ है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर आते हैं। हमारा जो पार्ट है वो यहाँ से चल रहा। राहुल तेरा तो मन ही नहीं लगता पढ़ने में ना, तो मेरी क्लास में मस्ती करना बंद करते, वरना क्लास से ऐसा दफा करूंगा ना दूर दूर तक चले पता ही चलेगा। इसलिए अगर पढ़ना है तो प्यार से पढ़, चुपचाप बैठ। और जो चन्या तेरे को काट रहा है उसके लिए एक गोली आती है एल्बेंडाजोल 7 रुपए का कैप्सूल, खा ले, हमेशा के लिए बढ़ जाएंगे। समझ में आई? कीड़े बढ़ जाएंगे पेट में। समझ में नहीं आता, एक बार समझाने पर चुपचाप बैठ के। हाँ तू बोल, मुझे पता है कौन बोल रहा है। हाँ आप बोले ना आंदोलन देख लो। हाँ वो देख लो। क्या देख रहा है? देखना और बोलने में बहुत अंतर है। समझ में आई? ये जो तू जिस तरह की हरकतें कर रहा ना अनाड़ियों जैसी, ये अपने घर तक, अपने गांव तक, अपने क्षेत्र तक सीमित रखो। जहां 100 लोगों में बैठे ना उस वक्त सभ्यता बरतो। मैंने कई बार कहा कि अगर 100 लोग बैठे हैं और सारे विद्वान बैठे हैं और उनके बीच में एक मूर्ख भी बिठा दो ना, तो अगर बाहर से कोई व्यक्ति आकर देखेगा तो उसको विद्वान ही समझेगा, तब तक जब तक वो बोले नहीं। समझ में आई बिल्कुल? तो आप इन समझदार लोगों के बीच में बैठे तो कम से कम चुप रहें, ताकि आप भी लगो कि आप भी समझदार हो। अपने मूर्खता का परिचय हमें मत दो कि हम कितने समझदार हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैठे ये भी बेवकूफ नहीं है। और जो तुम शब्दों के बारे में जो अर्थ निकाल रहे हो ना, इनको भी आता है निकालना। और ऐसी ऐसी गालियां भी आती हैं जो तुमने सोची भी नहीं होती, लेकिन देना जरूरी नहीं होता। समझ में आई बात? इसलिए प्यार से समझ रहा हूं तो उसको समझो। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। अच्छे खेलने मूड सुधार दिए मैंने। आप कौन सी खेल की मूडी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे है क्या है। यानी कि यहां से अब गांधी जी फेमस हो गए, पूरे देश के लोग उनको जानने लग गए। बड़े व्यापक स्तर पर ऐसा होने लग गया कि जहां जाते वहां गांधी जी का भव्य स्वागत होने लगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बोलते हैं इनके अंदर एक ऐसे कह सकते हैं कि चमत्कारिक व्यक्ति था।
क्योंकि कोई कोई व्यक्ति होता है ना जिसकी वाणी, जिसका लहजा, जिसकी लैंग्वेज, जिसकी इतनी प्यारी होती है कि उससे बात करने का मन होता है। तो इनकी जो तरीका था अंग्रेजों से बात करने का, वो एकदम बहुत प्यारा था। एक सहनशीलता से, सादगी से, इतने अच्छे से बात करते कि अंग्रेज इनकी बात मान लेते। एक व्यक्ति होता है ना एक अकड़ के बात करता है, और एक व्यक्ति होता है जो सहनशीलता, बहुत सादगी से बात करता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। एक वो होता है ना बहुत बात करता हो तो उसकी बातों में अहंकार झलकता है, ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एहसान कर रहा है। और एक होता है जो बोलता है, बड़ा प्यार से बोलता है, भले वो बहुत बड़ा तीसमर ना हो, लेकिन बोलने का उसका लहजा, तो ये जो लहजा होता है ना, ये कहीं से मतलब व्यक्ति के अंदर, एक तो परिवार से उसके अंदर उत्पन्न होता है, माता पिता से, जिस परिवेश में वो रह रहा है। जैसे बोलने का होता है ना तमीज अपने आसपास का जो माहौल है उससे मिलती है। तो ये जो लहजा होता है ना, लहजे ने क्या कुछ नहीं करा। बड़े बड़े लोग जो है वो आपके प्यार के सामने झुक जाते हैं, प्यार के सामने। और अंग्रेजों को झुकाने के लिए ऐसा नहीं है कि गांधी जी के पास कोई मिसाइलें थी या कुछ था, बस प्यार। अरे इतना मीठा लहजा से वो बात करते कि अंग्रेज उनकी बात मान लेते। और वो जब भारतीय लोगों से बात करते तो भारतीय लोग भी उनकी बात को मानते। यूं ही उनको महात्मा गांधी का दर्जा नहीं दिया गया, यूं ही उनको राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया गया, कुछ तो खास बात रही होगी उस बंदे में। आई बात समझ? तो आप इनके जीवन को 1% ही अपने अगर अंदर उतारने का प्रयास करोगे ना, तो कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। चाहे मुकाम पर नहीं पहुंचो, लोग आपकी कम से कम तारीफ तो करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ अगली बार इस व्यक्ति से बात करें तो मौका मिले। और एक बार में इतना घटिया बोलोगे ना, तो अगली बार सोचेगा कि ऐसी बना से तो बढ़िया था कि मैं बात ही नहीं करता। आई ना बात समझ में? तो ये चीज होती है मनुष्य। हम मनुष्य तो मनुष्य का परिचय दे। जानवर और मनुष्य में यही तो फर्क है। जानवर इससे तो बेटर है, बेचारा बोलता नहीं, किसी को परेशान नहीं करता, चुपचाप अपने काम से काम करता है। मनुष्य ही एक दूसरे जाके टांग अड़ाता है। अहंकार भी उसके अंदर है, घमंड भी उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है, और पता नहीं किस चीज का है। इस दुनिया में ऐसा तो नहीं कि तुम ही 30 मार खाओ, एक से बढ़कर एक 30 मार खाए। तो ये जो अहंकार वाली चीज है ना, इसको थोड़ा सा इंसान को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहिए। तो गांधी जी ने इसी का प्रयोग करा, सत्य, अहिंसा। ये इनकी तरह से इनके शस्त्र थे, यही अस्त्र, यही शस्त्र। सत्य की राह पे चलो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। उनने अहिंसा की सबसे अच्छी परिभाषा दी। अहिंसा का लोग बोलते किसी जीव को नहीं मारना, किसी जानवर की हत्या नहीं करना, अहिंसा कहलाता है। जैन धर्म का भी यही सिद्धांत है। अहिंसा शब्द का मतलब होता है किसी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को मन, वचन, कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। उन्होंने इसकी रियल में, वास्तव में सही परिभाषा दी। किसी भी व्यक्ति को मन, वचन, कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। हिंसा का मतलब यही नहीं होता किसी जानवर को मारना। आप किसी को बुरे वर्ड बोल के चले जाते हो, बुरे शब्द बोलते चले जाते हो, इससे भी वो व्यक्ति मर जाता है अंदर ही अंदर। आपने किसी को कर्म करके नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा उसका हानि हो गई, तो व्यक्ति मरता है। आपके वचन कड़वे हैं तो व्यक्ति मरता है। तो किसी व्यक्ति को मन, कर्म और वचन से कष्ट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके ये तरह से क्या थे, शस्त्र थे, और इसी से उन्होंने अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए मजबूर किया था। तो यहीं पर हम इनको पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार इनके जन्म के बारे में कहें तो इनका जन्म जो हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये तो आपको याद है, 2 अक्टूबर को। अब ये जो रहते थे, इन्होंने अपना एक आश्रम बना रखा था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में ये रहते थे। फिर इन्होंने क्या करा था, उसी दौर में अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब जबकि नमक तो भारत में फ्री में बनता है, नमक का क्या है, ये जो समुद्र तटीय इलाका है ये पूरा यहाँ पर नमक ही ज्यादातर बनता है, क्योंकि समुद्र पूरा खारा पानी है और नमक बनाने के लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उस पानी को
से ही नमक बन जाता है, क्योंकि वो पानी खाना है उसको जमा दिया जाता है तो उससे नमक बनता है। उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। जब उस पर टैक्स लगा दिया था तो गांधी जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, नमक कर के ऊपर, नमक टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने विश्वसनीय कार्यकर्ताओं को बुलाया और विश्वसनीय कार्यकर्ताओं के साथ ये साबरमती आश्रम से चले। कहां पर चले? दांडी नामक स्थान पर के लिए निकले। तो ये जो इसके विश्वसनीय कार्यकर्ता थे वो 78 विश्वसनीय कार्यकर्ताओं के साथ ये यहां से 12 मार्च को 1930 को दांडी नामक स्थान से ये निकले पैदल यात्रा के लिए। जैसे अभी गांधी वो चल रहे ना, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश की लगभग यात्रा कर रहे हैं, वो जहां जगह, उसी टाइप इन्होंने दांडी यात्रा करी थी। 78 लोग हैं और ये जा रहे हैं। ये यात्रा है 240 किलोमीटर की यात्रा है। अब ये जहां जहां में जाते, जहां में जैसे एक दिन में ज्यादा से 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलेगा व्यक्ति, जहां पर ये जाते शाम पड़ जाती, वहां पर इनका काफिला रुकता। आसपास के सारे लोग वहां पर आ जाते क्योंकि उनको भी एक लालसा होती, गांधी जी आए उनसे मिले, कैसे हैं, कैसी बात करेंगे, तो आसपास के लोग भी उनसे मिलने आते हैं। तो वो उनको ये बोलते कि हमें आजादी अगर चाहिए तो हम सबको मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो इस तरह से वो स्वतंत्रता प्राप्ति को सबको आह्वान देते। इस तरह वो रुकते रुकते 240 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 24 दिन में पूरी कर ली और 24 दिन में वो दांडी नामक स्थान पर पहुंच गए। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंच गए। अब यहाँ पर उन्होंने समुद्र के कुछ पानी को उबालकर नमक बनाया और उन सब लोगों को बताया कि भाई देखो नमक ऐसे बनता है। समुद्र के कुछ पानी को उबालकर नमक बनाया। अब यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ जो नमक टैक्स था वो उसका विरोध कराया उन्होंने कि भाई नमक तुमसे हम नहीं खरीदेंगे, हम खुद बना लेंगे। इस घटना के बाद गांधी जी को यहाँ से गिरफ्तार कर दिया। अब गांधी जी यहाँ पर गिरफ्तार हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1930 की घटना है। अब ये जो सारी किया, जो इसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब होता है सविनय पूर्वक उनकी आज्ञा मानने से इनकार करना। यानी कि अंग्रेजों के जो अंग्रेजों में जो भारतीय सैनिक थे उनको निम्न पोस्ट पर रख रखा था। अंग्रेजों की जो भी कंपनी में जो भी भारतीय लोग नौकरी करते थे ना, उनको वे उच्च पद नहीं देते, छोटे छोटे पद देते उनको, कोई चपरासी के, साफ सफाई के, ऐसे पद देते जिनको वो ऑर्डर दे सके, बड़े पद उनको नहीं देते थे। तो इस तरह से इन्होंने अवज्ञा मतलब साफ तौर से उनकी बात नहीं मानना, और वो भी ऐसे नहीं, विरोध नहीं करना, विनय पूर्वक। भाई वो बोले कि भाई आपको ये काम करना कि साफ हमसे नहीं होगा, अब मेरा करने का मन नहीं, मतलब विनय पूर्वक विरोध नहीं करना, क्योंकि विरोध करोगे तो वो आपको मारेंगे, विरोध करोगे ना विनय पूर्वक तरीके से। तो इस तरह से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ये अब ये जो यात्रा है ये कितने दिन में पूरी करी उन्होंने? 24 दिन में। अब इसी यात्रा का नाम है दांडी यात्रा। इसी यात्रा को बोलते हैं दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मात्रा के उसमें पूछेगा दांडी यात्रा के बारे में वर्णन कीजिए या इसको समझाइए, तो आपको पूरी बतानी है कि महात्मा गांधी अपने 78 विश्वसनीय कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले और वो जहां जहां पे जाते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती, लोगों को वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संदेश देते। और इस तरह से उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरी करते हुए दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और समुद्र के कुछ पानी को उबालकर नमक बनाया। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के नमक दर को तोड़ा। ये चला। अब यहाँ से गांधी जी को बंदी को बना लिया, कैद छोड़ो। उसके बाद में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी तो जेल में, लेकिन उनके जो अनुयायी भारत में और लोग हैं वो बहुत ज्यादा आंदोलन करने लग गए, बहुत ज्यादा आंदोलन करने लग गए। तो अब अंग्रेज इनसे परेशान हो गए। पर परेशान होने के बाद एक अंग्रेज था जिसका नाम है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन
इस लॉर्ड इरविन ने सोचा कि भाई इस आंदोलन को कैसे रोकें, लोगों को कैसे समझाएं। तो इसको किसी ने कहा कि इनको समझाने का एकमात्र तरीका केवल है गांधी, वही इनको समझा सकता है, क्योंकि वो गांधी नहीं गांधी है, उसी से बात करो। तो फिर ये समझौता करने के लिए लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा करा, और रिहा करने के बाद 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, और इस समझौते का नाम है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता होता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इरविन गांधी जी से बोलता है कि भाई आपका जो ये सविनय होकर आंदोलन बहुत ज्यादा चल रहा है, इसको आप बंद कर लो। गांधी तो गांधी जी बोलते कि भाई क्यों बंद कर ले, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो बदले में गांधी जी ने कहा कि हमारे जितने भी नेता जेल में बंद हैं उन नेताओं को पहले तो रिहा करो, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि समुद्र तटीय जो इलाका है उस समुद्र तटीय इलाके में हमें नमक बनाने की छूट चाहिए। ऐसे तो वैसे 11 मांग थी, पर मुख्य रूप से 2 मांग कि एक तो जितने भी नेता जेल में बंद है, क्योंकि रोलेट एक्ट के तहत नेताओं को जेल में बंद कर रखा था, तो गांधी जी ने कहा कि हमारे जितने भी नेता जेल में बंद है, एक तो उनको रिहा करो, दूसरा समुद्र तटीय इलाकों में हमें नमक बनाने की छूट चाहिए, आजादी चाहिए। अगर ये बात मानते हो तो मैं आपका ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये रुकवा सकता हूं। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि ठीक है भाई, तू जीता हम हारे, ये बंद करो। तो ये कुछ समय तो बंद कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इरविन ने गांधी जी की मांग को पूरा नहीं किया। अब लॉर्ड इरविन की इच्छा तो थी कि गांधी जी की मांग भरूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर भरूं, गांधी जी की मांग। तो ये समस्या हो गई। इस बात को लेकर लॉर्ड इरविन अपने वादे से मुकर जाता है। कुछ को तो 2 दिन बाद हो जाए। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा गांधी इरविन समझौता क्या है, तो आपको बताना गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के अनुसार महात्मा गांधी की मुख्य रूप से 2 मांगे थी, जैसे 11 मांगे थी, ठीक है, मुख्य रूप से 2 मांगे थी, जिसमें उनके जितने भी नेता जेल में बंद है उनके रिहाई की, और दूसरी समुद्र तटीय इलाकों में नमक बनाने की। बदले में इरविन की एक ही मांग थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की। ये था गांधी इरविन समझौता, ठीक है। हाँ, ये समझौता मार्च में हुआ था। तो मैंने क्या नहीं सर आपने 12 मार्च 1930 इधर 6 अप्रैल 1930 ये 30 से 31 है, 1930 है, ये देखो 1930 है, ये 1931 है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, किसी को बताना मत, ये बताएगा ना, हर साल मार्च का महीना आता है साल में हर एक बार मार्च का महीना आता है। आगे बस समझो। तो जब 1930 में आया था तब ये वहां गए थे, फिर उनको जेल में बंद कर दिया था, फिर अगले साल मार्च में ये हुआ था। तो बहुत अंतर है ना, और कोई डाउट रहने में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र में आजादी के लिए बहुत सारा महात्मा गांधी